हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी प्यारे बच्चों। और आज का जो हमारा टॉपिक है लेंज का नियम, इसके साथ ही बात करेंगे हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और साथ में बात कर लेंगे फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम और बाएं हाथ के नियम, दोनों में डिफरेंस। और गतिक विद्युत वाहक बल क्या है, इतना हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। और अगले लेक्चर में हम बात करेंगे भंवर धाराएं। अब देखो, कुछ बच्चे कहते हैं सर बोर्ड में पढ़ाइए। देखो, ये जो थ्योरी पोर्शन है पूरा लिखने वाला चीज़ है यार। मैं यदि बोर्ड में लिखूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लॉस हो जाएगा और वैसे 10-15 मिनट में आपका बहुत ज़्यादा टॉपिक यहाँ पर कन्फर्म हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो बस आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो इसका नोट्स बनाने के लिए। और यदि आप नोट्स नहीं भी बनाना चाहते हैं, नोट्स हैंड रिटन लेना चाहते हैं, ये पूरा कंप्लीट नोट्स के ही आपको लेक्चर मिल रहे हैं, तो आप 100 रुपीज़ लगा सकते हैं और एक सब्जेक्ट का हैंड रिटन नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं लेंज का नियम। अच्छा, इसके पहले आपने फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम पढ़ा आपने, पहला नियम, दूसरा नियम। और इसके पहले फैराडे के अनुप्रयोग को पढ़ा आपने कि भाई साहब, जब भी चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होती है, यानी जब हम चुंबक को कुंडली के पास ले जाते हैं या कुंडली को ही चुंबक के पास ले जाते हैं, तो कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिस कारण से प्रेरित धारा बहती है। इसे कैसे पता किया गया तो जानते हो भाई साहब, फैराडे जी क्या, तो पहले ऑरस्टेड ने 1820 में उन्होंने बता दिया कि भाई साहब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये किसने बताया? ऑरस्टेड ने बताया। अब ऑरस्टेड ने बताया कि धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो फैराडे साहब आए, बोले यार जब धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है तो चुंबकत्व के कारण क्या धारा नहीं बह सकती? तो इसके लिए उन्होंने 10 वर्ष लगातार पुष्टि किया, सोचा समझा, प्रयोग किया और अंत में प्यारे बच्चों 1831 में उन्होंने बताया कि वास्तविक रूप से जब हम कुंडली के पास किसी चुंबक को लाते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। इसको समझने के लिए एक डायग्राम बनाता हूं। जैसे सबसे पहले मैं एक कुंडली का निर्माण कर लेता हूं। एक कुंडली है प्यारे बच्चों, ये कुंडली है और इसमें 2 लेयर बनाने के लिए एक और ऐसे हम चालक तार जोड़ देते हैं। तो ये हमारा कुंडली बन चुका है, ठीक है। अब इस कुंडली के साथ एक हम क्या जोड़ते हैं, धारा मापी जोड़ते हैं, ताकि पता चल सके कि धारा बह रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर जुड़ चुका है, ठीक है। और इसके पास हम चुंबक को लाते हैं, ये हम यहाँ पे चुंबक बना देते हैं। तो ये हमारे पास क्षण चुंबक है और ये क्षण चुंबक है बच्चा लोग। यहाँ पे N ध्रुव है, यहाँ पे S ध्रुव है। अब इस पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार से निकलती हैं, तो जैसे N से निकलती हैं तो कुछ इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं, ये लो। और ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कारण इसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण प्यारे बच्चों प्रेरित धारा बहती है, जिससे धारा मापी में विक्षेप उत्पन्न होता है। ये गैल्वेनोमीटर है। ये सब कुछ किसने बताया? तो फैराडे। अच्छा, फैराडे 10 वर्ष तक लगातार प्रयास किए, बहुत कोशिश की, कुछ हो ही नहीं रहा था। अंत में वो परेशान हो गए थे, बोले अब कुछ नहीं करना है। तो उन्होंने क्या किया, अंत में इस चुंबक को कुंडली के बीच में फेंक दिया। और जैसे कुंडली के बीच में फेंका तो देखा कि भाई साहब अचानक धारा मापी में विक्षेप उत्पन्न हो रहा है। तभी उन्होंने सोचा कि कहीं ना कहीं चुंबक को फेंका हमने तो चुंबक गति किया, तभी विक्षेप हुआ। मतलब चुंबक को ले जाते हैं उसके पास में या दूर ले जाते हैं तो धारा बहने लगती है। ये चीज किसने बताया? फैराडे ने बताया। अब भाई साहब, इसमें धारा की दिशा को बताने के लिए लेंज ने अपना नियम प्रतिपादित किया। ये जो हमने अभी फैराडे का नियम पढ़ा, इसमें जो प्रेरित धारा है, जैसे हमारे पास कुंडली है, इसमें प्रेरित धारा बहेगी, धारा। अब इसमें धारा की दिशा किधर होगी? तो इसके लिए लेंज ने 1834 में, 1831 में फैराडे का नियम आया, इसी को आगे बढ़ाते हुए लेंज साहब आए 1834 में। ये जर्मन के थे, हेनरिक लेंज, इनका पूरा नाम है हेनरिक लेंज। 1834 में, यहां पर मैं लिख देता हूं 1834 में। किसने प्यारे बच्चों? हेनरिक लेंज। यहां पर हेनरिक लेंज, ये हमारे पास आ गए हेनरिक लेंज साहब, और बोला कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण जो उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा है ना, ये किस पर डिपेंड करेगा? ये प्यारे बच्चों, उसमें उत्पन्न धारा जो है, चुंबक को हम जब ले जाते हैं तो वो उस पर डिपेंड करेगा कि वो जो धारा की दिशा है ऐसी होनी चाहिए जिसके कारण वो चुंबक का विरोध कर सके। बिल्कुल चिंता ना करो, तभी समझ में आएगा जब थोड़ा सा और डीपली मैं समझाऊंगा। तो पहले तो एक चीज समझो
कि जैसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण उत्पन्न जो प्रेरित धारा होती है, इसकी दिशा ज्ञात करने के लिए जर्मन के वैज्ञानिक कौन 1834 में हेनरिक लेंज ने एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे लेंज का नियम कहते हैं। अच्छा, लेंज का नियम है क्या वास्तविक रूप से? हमने कहा भाई साहब, फैराडे ने बताया कि जब भी हम चुंबक को कुंडली के पास ले जाते हैं या कुंडली को चुंबक के पास ले जाते हैं, या तो हम चुंबक को ले जाएं कुंडली के पास में या तो कुंडली को चुंबक के पास में ले जाएं, समझ रहे हैं, या तो दूर ले जाएं, दोनों स्थिति में कुंडली पर प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। और इसकी दिशा उन्होंने नहीं बताया, किसने? फैराडे ने नहीं बताया। तो उसकी दिशा को बताने के लिए हेनरिक लेंज ने एक नियम का प्रतिपादन किया 1834 में। 1834 में हेनरिक लेंज ने लेंज का नियम दिया, उनके नाम पर ही है भाई। उन्होंने क्या बताया? धारा की दिशा बता दी, तो जिससे लेंज का नियम नाम पड़ गया। ठीक है, उनके नाम पर ही ये नियम है, लेंज का नियम। समझ रहे हो? तो ये चीज लिखना है तो लिख सकते हैं, लेंज का नियम हेडिंग लगाएंगे आप लोग, लिखोगे तो सन 1834 में जर्मन के वैज्ञानिक कौन? हेनरिक लेंज ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे लेंज का नियम कहते हैं। ठीक है, ये चीज है। तो यहां पर देखो थोड़ा सा, इस नियम के अनुसार विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। यहां तक आप लिखो, यही नियम है कि विद्युत परिपथ में जो प्रेरित धारा है, भाई विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना हो रही है ना, उसके प्रत्येक अवस्था का मतलब यह हुआ कि चाहे चुंबक पास में आ रहा है चाहे चुंबक दूर जा रहा है, दोनों कंडीशन हो सकता है ना। चुंबक पास में आ रहा है, चुंबक दूर जा रहा है, प्रत्येक अवस्था में जो प्रेरित धारा की दिशा है इस प्रकार होगी कि जिस कारण वो उत्पन्न हुई है उसी का विरोध करेगी। मतलब ये जो कुंडली है इसमें जो धारा इस प्रकार बहेगी कि भाई साहब ये उस कारण का विरोध करेगी जिसके कारण वो उत्पन्न हुई है। मतलब चुंबक के कारण उत्पन्न हुई है और चुंबक का ही विरोध करेगी। जैसे एन ध्रुव यदि पास में आ रहा है तो यहां पर एन ध्रुव उत्पन्न होना चाहिए, तभी तो प्यारे बच्चों एन एन का विरोध कर सकेगा, क्योंकि एन एन से प्रतिकर्षित होता है। यदि यहां पे ये जो एस ध्रुव की भांति कार्य करेगा तो फिर आकर्षण हो जाएगा। देखो ना, बोला क्या जा रहा है कि प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होगी कि वो उसी का विरोध करेगी, उसी कारण का विरोध करेगी जिसके कारण स्वयं उत्पन्न हुई है। मतलब इस पर जो धारा की दिशा इस प्रकार होनी चाहिए कि ये चुंबक का ही विरोध करे जिस चुंबक के कारण ये उत्पन्न हुआ है। भाई साहब, इसमें दोनों कंडीशन है। भाई साहब, ये पास आ रहा है तो एन ध्रुव की भांति कार्य करे ताकि ये पास आने से रोके, विरोध करे। अब यदि इसको मैं दूर ले जाऊंगा तब ये एस ध्रुव की भांति कार्य करने लगे जिससे ये अपने आप को खींचे, मतलब चुंबक को खींचे अपनी ओर, जिससे ये दूर जाने से रुके। भाई दूर जाने के कारण इसमें एक धारा बहेगी, जब पास आ रहा है जिसके कारण इसमें एक धारा बह रही है तो पास आने के विरोध का कारण कब बनेगा? जब ये एन ध्रुव होगा। कैसे भाई? ये एन का विरोध कौन कर सकता है? एन ही कर सकता है। तो जब पास आ रहा है तो इसमें धारा बह रही है, तो ये कब विरोध करेगा? जब ये एन ध्रुव की भांति कार्य करेगा ताकि ये प्रतिकर्षित हो, भाई आने से रोकेगा, तभी तो विरोध कहलाएगा। और जब दूर जा रहा है तो दूर ना जाने पाए, अपनी ओर खींचने लग जाए, तो ये जो हमारा कुंडली है वो एस ध्रुव की भांति कार्य करने लग जाए। मतलब दो कंडीशन है कि भाई साहब यदि चुंबक पास में आ रहा है, जैसे आपके पास कोई आ रहा है, समझ रहे हो, तो आपको रोकना है उसको, तो उसके विपरीत में कुछ ना कुछ काम होना चाहिए जिससे वो है ना प्रतिकर्षित हो जाए। तो भाई साहब यदि चुंबक को दूर करना है, यानी पास आ रहा है तो उसका विरोध करना है, तो एन ध्रुव की भांति कार्य करने लग जाए, तभी विरोध हो सकता है। दूसरा, यदि चुंबक दूर जा रहा है, एन ध्रुव दूर जा रहा है, तो दूर ना जाने पाए, इसके लिए हमको ये जो हमारा प्यारे बच्चों एस ध्रुव की भांति कार्य करने लग जाए, तो ये ऐसा होगा कि वो खींचने लगेगा, तो दूर जाने से वो रुकेगा। फिर भी हम इस चुंबक को दूर ले जाने की कोशिश करेंगे तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? यही जो हमारा यांत्रिक ऊर्जा होता है वो विद्युत धारा में परिवर्तित हो जाता है।
समझ में आया कुछ कि लेंज का नियम क्या है? लेंज का नियम धारा की दिशा को बताता है और धारा की दिशा इस प्रकार होगी कि वह जिसके कारण उत्पन्न हुई है उसी का वो विरोध कर सके। ठीक है, चलिए जैसे हम फिर से एक डायग्राम बनाएंगे प्यारे बच्चों। सबसे पहले तो हम एक कुंडली बनाते हैं। ठीक, यहाँ पे एक छोटा सा कुंडली का निर्माण होगा। ये हमारा कुंडली है। ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझाने के लिए कुंडली को एक साइड में मोटा कर देता हूँ। ये हमारा कुंडली है। ठीक, कुंडली के पास में हम चुंबक को ला रहे हैं। ये हमारे पास एक चुंबक है। इस चुंबक में दो ध्रुव हैं, एक N ध्रुव और एक S ध्रुव। अब इस कुंडली से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं कुछ इस प्रकार से। जैसे यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं, यहाँ से भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं। कुछ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सीधे चल जाती हैं और प्यारे बच्चों ऐसे इससे निकलती हैं ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, अब प्यारे बच्चों N ध्रुव के कारण जो इसमें धारा बहेगी वो इस प्रकार की दिशा में गति करेगी जिसके कारण वो उसी चुंबक का विरोध कर सके। मतलब यहां पे ये जो धारा की दिशा इस प्रकार होनी चाहिए जिसके कारण ये N ध्रुव की भांति कार्य करने लग जाए। तब यहां पे जो धारा की दिशा है वो किस प्रकार से होगी प्यारे बच्चों? तो उल्टा होगी, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब कुछ इस प्रकार से धारा की दिशा होगी। मतलब इस प्रकार से बहेगी, यानी ऐसे धारा की दिशा होगी। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज बता दिया हमने। एंटी क्लॉकवाइज देखो, इसका डायरेक्शन इधर है। ठीक है, इसका डायरेक्शन इधर है, ऐसे कुछ करके। ठीक है, ऐसा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। और प्यारे बच्चों ये चुंबक जो है इसके पास में आ रहा था। कहाँ आ रहा था? पास में आ रहा था। जब पास में आ रहा था तो भाई इस पे जो धारा की दिशा होगी इस प्रकार से होगी, एंटी क्लॉकवाइज। तभी ये N ध्रुव की भांति कार्य करेगा, क्योंकि जिसके कारण ये उत्पन्न हुआ, ये जो धारा बह रहा है इसमें जिसके कारण उत्पन्न हो रहा है वो उसी का विरोध कर रहा है प्यारे बच्चों, इसलिए इसमें धारा की दिशा इधर होगी। ठीक है, यानी एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में ये गति करेगा। ठीक, इसके लिए यहां पर देखो, जब चुंबक के N ध्रुव को कुंडली के पास में लाते हैं बिल्कुल, तो कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। सही बात है। इस प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होगी कि वह चुंबक के N ध्रुव को कुंडली के पास लाने का विरोध कर सके। और यह तभी संभव है जब चुंबक की ओर का जो कुंडली का तल है N ध्रुव की भांति कार्य करे। मतलब जो चुंबक के पास का जो कुंडली का तल है वो N ध्रुव की भांति कार्य करे। और ये तभी संभव है जब कुंडली में प्रेरित धारा क्या है? वामावर्त में चले, धारा की दिशा वामावर्त में हो। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? ये चीज क्लियर हो गया? उम्मीद करता हूं इतना तो आप समझ गए होंगे। इसके अपोजिट में हम डायरेक्शन की बात करें, इसके अपोजिट में, तो जब हम चुंबक को दूर ले जाएंगे, चुंबक को क्या करेंगे? दूर ले जाएंगे। फिर से एक टर्म कंडीशन बनाते हैं, थोड़ा सा डायग्राम यहाँ पे शॉर्ट में। ये हमारे पास कुंडली है, यहाँ पे एक चुंबक है, यहाँ पे N है, यहाँ पे S है। यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं। सिंपल है, समझने की कोशिश करना आप लोग। अब प्यारे बच्चों इसमें जो धारा की दिशा है वो, जैसे हमारे पास N है, जब इसको दूर ले जाएंगे, जब दूर ले जाने की कोशिश करेंगे तो ये इसी कारण का विरोध करे, दूर जाने का विरोध करे। तो ये विरोध करे मतलब खींचे, समझ रहे हो? हम दूर ले जा रहे हैं लेकिन ये इसको विरोध करे, तो कैसे हो सकता है? जब ये S ध्रुव की भांति कार्य करे। अब ये S ध्रुव की भांति तभी कार्य करेगा जब इसकी धारा की दिशा कुछ इस प्रकार से होगी, मतलब ऐसा। ठीक है, इस प्रकार से, मतलब इसकी जो दिशा है इस प्रकार से हो जाएगी, दक्षिणावर्त हो जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया दोनों चीज कि भाई साहब एंटी क्लॉकवाइज होगा ताकि N ध्रुव बने और NN से आकर्षित हो सके, प्रतिकर्षित हो सके, क्योंकि इधर हम ला रहे हैं पास में और इसका विरोध करे, मतलब दूर जाने को कहे। ये तभी संभव हो सकता है जब विपरीत ध्रुव हो। विपरीत हो कि समान? अरे समान ध्रुव हो भाई साहब, N है तो N होना चाहिए। समझ रहे हो? हम क्या करें, फिर समझना थोड़ा सा। हम इस चुंबक को कुंडली के पास ला रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी।
और ये जो धारा है इसका विरोध करेगी, तभी विरोध हो सकता है जब ये यदि n है तो यहां पर n ध्रुव हो जाए। तो n ध्रुव तभी संभव होगा जब ये वामावर्त में होगी, तो धारा की दिशा ऐसी होगी। ठीक है, और जब हम चुंबक को दूर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, दूर, तब प्यारे बच्चों इसमें जो है धारा की दिशा किस प्रकार होगी, किस प्रकार होगी, ऐसी होनी चाहिए कि इसका जो भाई साहब ये हमारे पास कुंडली का जो तल है, ये कुंडली का जो तल है वो एस ध्रुव की भांति कार्य करे। हम दूर ले जा रहे हैं, वो खींचे, क्योंकि दूर ले जाने का विरोध करे, दूर जाने के कारण इसमें धारा बह रही है। भाई हमने बोला कि चुंबक को चाहे पास लाओ तो भी धारा बह रही है, चुंबक को दूर ले जाओ तो भी धारा बह रही है। तो चुंबक को हम दूर ले जा रहे हैं तो धारा बह रही है, और उसी धारा, समझ रहे हो, उसी धारा में एक ऐसा गुण उत्पन्न हो रहा है कि उसी चुंबक का विरोध कर रही है, दूर जाने से मना कर रही है। तो ये कब हो सकता है, जब एस ध्रुव हो। एस ध्रुव होगा तो एन को खींचेगा, और ये कारण जो संभव है कब हो सकता है, जब इसका क्लॉकवाइज हो, दक्षिणावर्ती है ना, इसका रोटेशन हो। तो जो धारा की दिशा है इसमें अपोजिट हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, इधर से ऐसा हो जाएगा, इसमें इस प्रकार से था। तो यही लेंज का नियम है। कंप्लीट समझ गए आप लेंज का नियम, बस ठीक है, समझ गए ना, इससे अलावा कुछ भी नहीं है लेंज के नियम में। देखो, जब चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाते हैं तो पुनः कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा बहने लगती है। इस प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होगी कि वह चुंबक के दूर जाने का विरोध कर सके। भाई चुंबक को हम दूर ले जा रहे हैं तो उसका विरोध कर सके, और यह तभी संभव है जब भाई साहब कुंडली में एस ध्रुव की भांति कार्य करने लग जाए। कुंडली का जो पास वाला तल है एस ध्रुव की भांति कार्य करे, और ये तभी संभव है जब प्रेरित धारा की दिशा दक्षिणावर्त हो। ये डायग्राम भी बनाए। समझ में आया कुछ? इतने ही क्या खत्म करना था सर? नहीं नहीं नहीं, आगे हमारा जो टॉपिक है वो गतिक विद्युत वाहक बल है। गतिक विद्युत वाहक बल क्या है कि किसी सीधे चालक को एक चुंबकीय क्षेत्र में चलाने पर उसके सिरों के बीच उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल को गतिक विद्युत वाहक बल कहते हैं। कभी कभी एक नंबर में यदि क्वेश्चन पूछ दे तो आपको पता होना चाहिए कि गतिक विद्युत वाहक बल है क्या। एक सीधा चालक है, उसको एक चुंबकीय क्षेत्र में चला रहे हैं, समझ रहे हो, तो उसके सिरों के बीच जो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है चालक के सिरों के बीच, वही गतिक विद्युत वाहक बल है और कुछ नहीं है। समझ रहे हो भाई साहब कि हमारे पास एक चालक है, चालक को चुंबकीय क्षेत्र में चला रहे हैं, तो उनके सिरों के बीच जो प्रेरित धारा उत्पन्न हो रहा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, उसे बोलते हैं गतिक विद्युत वाहक बल। गति के कारण चुंबकीय क्षेत्र में एक चालक गति कर रहा है, और उस गति के कारण उसके सिरों में जो विद्युत वाहक बल हो रहा है, सिरों के बीच जो विद्युत वाहक बल है, वही गतिक विद्युत वाहक बल हो जाता है। और इसी से संबंधित फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम को समझेंगे। अब दाएं हाथ की तर्जनी, अंगूठा और मध्यमा को इस प्रकार फैलाओ कि परस्पर लंबवत है। कल्पना कर लो, तीनों चीजों को फैलाओ, ठीक है। मैं यहां पे बना रहा हूं, थोड़ा देखना ना, शॉर्टकट में बनाऊंगा। भाई अंगूठा को ऊपर करो, ये अंगूठा को मैंने फैलाया कुछ इस प्रकार से, ये अंगूठा है, ये अंगूठा है, ठीक है। इसके बाद फिर बच्चों ये अंगूठा है और ये मेरा तर्जनी है, लंबवत है ना, बिल्कुल लंबवत है, ठीक है। इसके बाद फिर बच्चों एक मेरा जो ये जो मध्यमा होगा कुछ इस प्रकार से नीचे होगा, ठीक है, ये मध्यमा हो गया। इनको इस प्रकार फैलाओ कि तीनों परस्पर लंबवत हो, तीनों लंबवत हैं। और भी हमारे पास उंगली होंगी ना सर, इतने में काम थोड़ी ना हो जाएगा, तो 2 उंगली और होंगी भाई साहब, 2 उंगली और कर दो, एक उंगली ये हो गया और एक हमारा ये हो गया। अब इसको कंप्लीट समझने के लिए कुछ इस प्रकार से हाथ बनाना पड़ेगा, और ये हमारे अंगूठे का भाई साहब कुछ इस प्रकार से, और ये हमारा हाथ बन गया, कुछ नहीं है, और ये कलाई, ये लो, खत्म कहानी। तो हमने क्या किया है, तीनों, ये हमारा भाई साहब अंगूठा है, ये हमारा तर्जनी है और ये मध्यमा है, तीनों को फैला लो। दाएं हाथ को अपने तीनों को फैलाओ, ठीक है। मेरा हाथ आ ही नहीं पाएगा कुछ इस प्रकार से, अरे भाई इतना थोड़ा भद्दा दिख रहा है ना, हाथ आ ही नहीं पाएगा ना इस मोबाइल के कैमरे में, कोई दिक्कत नहीं है। इन तीनों को फैला लिया हमने। अब देखो क्या बताया, जो मेरा अंगूठा है ये चालक की गति को, ये जो अंगूठा है चालक की गति को दर्शाए, क्योंकि हमने बताया चालक की गति मतलब चालक चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, और चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से है, चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से है, चुंबकीय क्षेत्र इसके दिशा में, यानी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत चालक गति कर रहा है। तब प्यारे बच्चों जो धारा होगी इसके अनुदिश होगी प्रेरित धारा, ठीक है, ये चीज है। देखो
अब यदि अंगूठा चालक की गति की दिशा को एवं तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे तो मध्यमा जो है प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। ठीक है, समझ लो, चित्र बना लो, डायग्राम, और आगे भी बना हुआ डायग्राम, लेकिन मैंने आपको समझा दिया, कुछ है नहीं। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम को ही जनित्र नियम भी कहते हैं, क्योंकि इस नियम के उपयोग से जनित्र, डायनेमो आदि का हम यहाँ पर निष्कर्ष निकाल सकते हैं, डायनेमो आदि को अध्ययन कर सकते हैं। तो आगे हम पढ़ाएंगे डायनेमो, वहाँ पर आपका फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम प्रयोग आएगा। तो डायनेमो हम आपको समझाएंगे बोर्ड में, तब बेहतरीन रूप से आपको समझ में आएगा। ठीक है, याद है, क्लियर है। अब आपने समझ ही लिया भाई साहब फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम हमने आपको पहले भी पढ़ाया था। तो इन चीज़ों को आप लोग समझें तो यहाँ पर अंतर देख लो कि बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम क्या है। तो अभी आपने देखा दाएं हाथ के नियम से प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करते हैं, और जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम था इसमें लगने वाले बल की दिशा को ज्ञात की जाती है। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, ये चीज़ समझना जरूरी है ना, कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या था सर। बाएं हाथ के नियम में हम बल की दिशा को बता सकते थे, लेकिन इसमें प्रेरित धारा की दिशा को बताते हैं। इसमें देखो जरा डिफरेंस बताया कि तर्जनी इसमें जो है ना वो चुंबकीय क्षेत्र को बताता है, जो मध्यमा है विद्युत धारा को, अंगूठा है वो गति की दिशा को बताता था। ठीक है, गति को बताता है। अब यहाँ पे भी अंगूठा गति है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र है, यहाँ भी चुंबकीय क्षेत्र, और प्यारे बच्चों मध्यमा प्रेरित धारा। यहाँ पर देखो डिफरेंस ये है कि ये मध्यमा विद्युत धारा को बताता था, मध्यमा विद्युत धारा को बताता था, धारा बहा रहे थे, लेकिन ये प्रेरित धारा को बता रहा है, क्योंकि धारा यहाँ पर प्रेरित हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। इस नियम का उपयोग दिष्ट धारा, मोटर, धारा मापी आदि में किया जाता है, लेकिन जो दाएं हाथ का नियम है इसमें जनित्र और डायनेमो आदि में करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप लोग समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लो और नोट डाउन कर लो, क्योंकि आगे चलकर कुछ खास होने वाला है लेक्चर मेरे बच्चों। तो भंवर धारा है, अब देखो ये पूरा हिंदी है यार, इसको मैं बोर्ड में कहाँ तक पढ़ाता रहता है, 1 घंटे 20 मिनट में आपका क्लियर हो गया, 20 मिनट में मक्खन भी हो गया होगा। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे तरीके से तैयार भी कर लिए होंगे, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें, शेयर करें। ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर जुड़े हैं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। नोट्स लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर मैंने दे ही दिया है 96 85 29 91 49। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।